वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आज हम बात करेंगे कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस हमारा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का यूज़ काफ़ी प्रैक्टिकल के अंदर काफ़ी यूज़ होता है कंडक्टेंस का, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी हमें कंडक्टेंस को अंडरस्टैंड करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। अब हमें समझना किस चीज़ को है, कंडक्टेंस को। तो उससे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो क्या होता है, हमारा जो हर एक सब्सटेंस है अब वो रेजिस्टेंस शो करता है। किस चीज़ का? रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब क्या है? रेजिस्ट करना, मतलब किसी चीज़ को रोकना। कि भाई कोई चीज़ जा रही है तो उसके रास्ते में डट के खड़े हो जाना कि भाई मैं इससे आगे तेरे को नहीं जाने दूंगा। ये इसके मूवमेंट को, इसके फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, तो जो हर एक सब्सटेंस है फिर वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। तो जो हर एक सब्सटेंस है फिर उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ उसकी उसके अगेंस्ट खड़ा होने की कुछ ना कुछ पावर होती है हर एक सब्सटेंस की। कि ऐसा नहीं है कि हम कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहेंगे तो वो हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है उस सब्सटेंस के रेजिस्टेंस के ऊपर कि कितना रेजिस्टेंस है, तो उस रेजिस्टेंस के बेस के ऊपर ही हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई कम इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, उसके अंदर से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, कितना करंट पास होगा, वो हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमने बोला कि कोई भी कंडक्टर है, हमें पता है कंडक्टर ही वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे कंडक्टर्स की बात करेंगे। अब कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ई, और उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है हमारा आई, तो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा ई बाई आई। ये ये स्टेटमेंट कहाँ से आई? तो ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आया था हमारा, कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के एंड्स के ऊपर ई वोल्टेज अप्लाई कर दें और हमारा आई करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस होगा ई अपॉन आई। ठीक है, कि हमारा जो करंट फ्लो है यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी फ्लो करती है उसके। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बात करें, अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब हमारा इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के हमने यहाँ पे लिया कांस्टेंट रेजिस्टेंस आर, तो ये हो गया ई इज इक्वल टू आर अपॉन आई। अब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ई अपॉन आई। ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग दिया गया था साइंटिस्ट ओम के द्वारा। ठीक है, तो ये बात हो गई रेजिस्टेंस की। हमें बात किस चीज़ की करनी है यहाँ पे, हमें बात करनी है कंडक्टेंस की। तो अगर ये हमारा आर जो है ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, तो अगर इसका हम रेसिप्रोकल कर दें तो उसको हम बोलेंगे कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा, जी हमारा क्या होगा, जी हमारा हो जाएगा 1/R। क्योंकि हमें पता है कि जितना कंडक्टेंस का मतलब क्या है, अब कि कितना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, वो कैसे कंडक्ट करेगा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो जितना कम होगा उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसीलिए जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है उसको हमने कंडक्टेंस बोला, जिससे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब हम बात करें इनकी यूनिट्स की। तो हमें पता है कि हमारे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट हमारी ओम होती है। ठीक है, ओम। ओम, इसको ओम को हम सिंबल की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें पता है कि हमारी कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, ओम इनवर्स। या फिर ओम है हमारा, देखो ओम होता है OHM, तो इसकी जो यूनिट होगी जी की, वो उसका रेसिप्रोकल करना है तो वो हमारी मो हो जाएगी MHO, कि इसको उल्टा ले लेंगे तो मो हो जाएगी। या फिर इसको हम बोलते हैं साइमन। कंडक्टेंस की यूनिट्स की बात कर रहे हैं हम, साइमन इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफरेंट यूनिट्स की बात की। अब हम बात करें अगर हमारा साइमन और ओम के बीच का रिलेशनशिप, तो हमारा एक साइमन एक ओम इनवर्स के इक्वल होता है। तो ये बात हो गई हमारी यूनिट्स की, कि रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम और कंडक्टेंस की यूनिट होगी हमारी ओम इनवर्स या मो या फिर साइमन। ठीक है,
अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। हमने बात कर ली रेजिस्टेंस की एंड कंडक्टेंस की, अब बात करते हैं कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे सबसे पहले स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो हमें पता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस आर है किसी भी कंडक्टर का, वो उसकी लेंथ के तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कि हमने ऐसे कोई भी हमारा ये कंडक्टर ले लिया, इसकी लेंथ तो है हमारी एल और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने मान लिया ए। तो हमारा जो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जैसे जैसे कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि ये एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब ये हो गई यहाँ पे दो इक्वेशंस। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो इसको कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, इन इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारा आर क्या आ जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के यहाँ पे हमने डाला कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसको बोला यहाँ पे रो। तो रो क्या है हमारा, रो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। रो क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको ही बोलते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे हमने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात कर रही है, उससे पहले हम स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, जैसे फिर हो गई यहाँ पे कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और यहाँ से अगर हम रो की वैल्यू निकालें तो हमारा रो क्या आ जाएगा, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। तो रो आ जाएगा हमारा आर ए अपॉन एल, ये आ गई हमारी रो की वैल्यू। जैसे फिर हम यहाँ पे कंडक्टिविटी की अगर बात करेंगे तो हमारी कंडक्टेंस क्या थी, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, तो वैसे ही हमारी कंडक्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। तो जो वैल्यू होगी फिर यहाँ पे 1 अपॉन रो, उसको बोलेंगे हम कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कप्पा के द्वारा। तो जो हमारी होगी फिर कंडक्टेंस, उसको हम रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी लेंगे और उसको डिनोट किया जाएगा कप्पा के द्वारा। ठीक है, जैसे हमारा कंडक्टिविटी है वो रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, वैसे ही हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होगी वो रेसिप्रोकल होगी हमारी रेजिस्टिविटी का। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ। अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी। अब हमें पता है हमारी रेजिस्टिविटी क्या आई थी, आर ए अपॉन एल। तो हमारी रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के रूप में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं जब हमारी क्या होगी, लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो हमारा जो रो है वो आर के इक्वल हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू 1 1 हो गई। तो हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या होगा, किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल होगा उस कंडक्टर के जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और रेसिप्रोकल को, इसके रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोला, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कप्पा से। ऐसा होता है हमारा कप्पा सिंबल। अब हमें पता है देखो कि आर तो हो गया हमारा यहाँ से, आर क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हमने रिलेशन बता दिए कि आर तो है हमारा 1 अपॉन जी और रो है हमारा 1 अपॉन कप्पा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, हमें पता है कि हमारा आर क्या आया था, रो एल अपॉन ए। तो इसके अंदर हम आर की और रो की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर की वैल्यू है यहाँ पे 1 अपॉन जी और रो की वैल्यू है यहाँ पे 1 अपॉन कप्पा, और एल और ए वैसे ही रहेंगे। तो 1 अपॉन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा एल इंटू ए हो गया। तो यहाँ से फिर हमारा कप्पा अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा कप्पा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी जी एल अपॉन ए। क्या आ जाएगी, जी एल अपॉन ए। अब ये एल अपॉन ए है, इसको हम सेल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। सेल कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे जी स्टार से।
तो हमारी कप्पा यहाँ से क्या आ जाएगी, जी इंटू जी स्टार। जी स्टार हमारा सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट का मतलब एल अपॉन ए, एल अपॉन ए को हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कंडक्टिविटी की डेफिनेशन की, तो हमारे पास कंडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कंडक्टिविटी हमारे किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होगी। अब यहाँ से क्या है, हमारा कप्पा है कंडक्टिविटी, तो वो क्या आई थी, जी इंटू जी स्टार। अब जी स्टार क्या है हमारे पास, जी स्टार हमारा एल अपॉन ए होता है, जी स्टार। तो हमारी जो कप्पा है, जो कंडक्टिविटी है, वो कंडक्टेंस के बराबर कब होगी, जब हमारा सॉल्यूशन हो उसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ हो और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, तो हमारी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टेंस की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब बात करें हम इनकी यूनिट्स की, तो हमें पता है कि हमारे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम थी रेजिस्टेंस की यूनिट, ठीक है। और फिर हमें निकालनी है किसकी यूनिट, रेजिस्टिविटी की यूनिट। तो हमारी रेजिस्टिविटी क्या आई थी, आर, मतलब उसकी यूनिट हो गई भाई हमारी ओम, ठीक है। तो हमारा रो क्या आया था, आर हो गई थी उसकी यूनिट ओम। फिर ऊपर क्या आया था हमारा, एरिया ए बाई एल आया था, तो एरिया की यूनिट होती है हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारी लेंथ आई थी नीचे, तो लेंथ की यूनिट होती है हमारी सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से स्क्वायर वाला 1 सेंटीमीटर कैंसिल, तो हमारी जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट आ जाएगी हमारे पास ओम सेंटीमीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ओम सेंटीमीटर की फॉर्म में। या फिर अगर एसआई यूनिट की बात करें तो इसको हम ओम मीटर में भी लिख सकते हैं, जब हम लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर के टर्म्स में लेंगे। तो हमारे पास ये हो गई रेजिस्टिविटी की यूनिट। फिर अब हम बात करते हैं हमारी कंडक्टिविटी की यूनिट। कंडक्टिविटी हमें पता है हमारी कप्पा क्या थी, 1/ρ थी, तो इसकी यूनिट्स का रेसिप्रोकल, तो यहाँ से क्या आ जाएगी इसकी यूनिट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को हमने क्या बोला था, ओम इनवर्स को हम साइमन भी बोल सकते हैं, तो यहाँ से साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको मो सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी किस किस चीज़ की, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। अब हम बात करते हैं और दो टर्म्स आती हैं हमारे पास, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अगर देखो हमें अगर कंडक्टेंस कंपेयर करनी है, दो सॉल्यूशंस है हमारे, उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग हैं और उनकी कंडक्टेंस को हमें कंपेयर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक काम करना पड़ेगा कि उनकी इक्वल वॉल्यूम लेनी पड़ेगी, और फिर उनके अंदर जो डेफिनेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट हमारे क्या देंगे, आयंस, तो आयंस हमारे कुछ ना कुछ चार्ज कैरी करेंगे, तो उनके ऊपर सेम तो टोटल चार्ज होना चाहिए, तो उसके लिए हमें उनकी एक डेफिनेट अमाउंट लेनी पड़ेगी और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम लेनी पड़ेगी। अगर हम दो सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस कंपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए पहले वॉल्यूम सेम लेंगे दोनों सॉल्यूशंस की, और इलेक्ट्रोलाइट की भी एक डेफिनेट अमाउंट लेंगे ताकि उनके अंदर टोटल चार्ज सेम हो। इसीलिए हम जो सॉल्यूशंस लेंगे, अगर हम उनकी इक्वल वॉल्यूम की लेने की बात करें तो हम उनका ग्राम इक्विवेलेंट वेट अगर कंसिडर कर लेना तो हम ये कर सकते हैं। तो ऐसे जो सॉल्यूशंस होंगे उनकी कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोला गया है। क्या कि हमें क्या करना है, अगर दो इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशंस की हमें कंडक्टेंस कंपेयर करनी है तो हमें उनकी वॉल्यूम सेम लेनी होगी और सेम टोटल चार्ज होना चाहिए उनके अंदर। तो बेस्ट चॉइस क्या होगी कि अगर हम सॉल्यूशंस इक्वल वॉल्यूम का कंसीडर करेंगे तो उनके अंदर जो होगा उनके ग्राम इक्विवेलेंट वेट को कंसीडर करें हम, तो जो कंडक्टेंस होगी ऐसे सॉल्यूशंस की उसको अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट कंसीडर कर रहे हैं तो हम उसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम किसी भी सॉल्यूशन की वी डाइल्यूशन के ऊपर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ये हमारी वो कंडक्टेंस होगी किसकी, जो सारे आयंस, हमारा 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है उसको हमने डिजोल्व किया 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बात करेंगे, देखो रुको एक बार, हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, उसके अंदर हमें लेनी होती हैं हमारी इलेक्ट्रोड्स भी लेनी होती हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोड्स है इनकी डिस्टेंस हम ले लें 1 सेंटीमीटर अपार्ट, और इसके अंदर एरिया इतना ज़्यादा ले लिया कि जो सॉल्यूशन है ना वो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में आ जाए सारा सॉल्यूशन,
ठीक है, इनको इसके उधर उधर ले लेंगे, नज़दीक नज़दीक भी करके। तो हमारा जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है जो उसका एरिया है वो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन है वो उसके बीच में आ जाए। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या बोलेंगे कि हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमारी वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमारी उन सारे आयंस की कंडक्टेंस होगी जो हमारा 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट जिसको हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व कर रखा है वो प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कि हमने बोला कि क्या करना है, पहले 2 इलेक्ट्रोड्स लेनी है, वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए और उनका एरिया इतना ज़्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रोड्स का कि सारा सॉल्यूशन उनके बीच में आ जाए। फिर हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व कर रखा है। तो उस वो अब इलेक्ट्रोलाइट है तो वो आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो वो जितने आयंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करेगा उन सारे आयंस की जो कंडक्टेंस होगी उस कंडक्टेंस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो अब इक्विवेलेंट है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट है वो जितने आयंस प्रोड्यूस करेंगे उन आयंस की जो कंडक्टेंस होगी उसको बोला जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक, आगे समझ में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात की थी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट कर रहे थे। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हमने डिनोट किया था कप्पा से। कप्पा से हमने हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को डिनोट किया था और ये हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। तो इन दोनों के बीच में हमें देखना है रिलेशनशिप। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है हम उसको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से कैलकुलेट करते हैं। और उसके रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक रेक्टेंगुलर वेसल ले लेंगे। ऐसा हमने क्या कर लिया, हमें इसके लिए एक ऐसा वेसल लेना पड़ेगा। ठीक है, हमने एक वेसल ले लिया ऐसा सा। ऐसा एक वेसल ले लिया। इस वेसल के अंदर क्या है कि इसकी जो 2 अपोजिट वॉल है वो 1 सेंटीमीटर अपार्ट है। ठीक है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस हमारी ये 1 सेंटीमीटर है और ये वाली जो है ये टोटल हमारी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 अपोजिट वॉल्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट है और ये किसी मेटल शीट का बना है और ये एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोड। तो हमने बोला कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है सॉल्यूशन का जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है उसको हमने वेसल के अंदर ले लिया। तो इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या होगी, वो इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी। अब जो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन था उसके अंदर हमने बोला कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है तो जो कंडक्टेंस होगी वो उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि हमने जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो ग्राम इक्विवेलेंट्स में लिया है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जब हम 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है तो जो उसकी इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वही उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, कि हमारी ये जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर, इतनी ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। ये जो मैंने बॉक्स हाईलाइट किया है, रुको दूसरे कलर से कर लेते हैं। ये जो हमारा हाईलाइटेड बॉक्स है इसकी वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब और इसके अंदर फिर हमने लिया है ऐसा हमारा जो सॉल्यूशन लिया है, फिर इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, वो इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी। और इसके अंदर हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो जो इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगी फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसकी कंडक्टेंस। तो यहाँ पे क्या बताया हमने कि वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगी। अब अगर हम माने कि अगर हम 4 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ले रहे हैं, कि अगर ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम इसको कंसिडर कर ले तो इस पूरे की बॉक्स की वॉल्यूम हमारी 4 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। अगर वो ले ले और उसके अंदर हमारा 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है हमने तो जो कंडक्टेंस है वो उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के इक्वल होगी इस डाइल्यूशन के ऊपर। पर हमारे पास क्या होगा कि अब इसके अंदर जिसकी 4 सेंटीमीटर क्यूब है उसके अंदर देखो हमारा एक क्यूब इतना आ रहा था, मान लो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, फिर इसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके अंदर 4 क्यूब हो गए जिनकी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जो कंडक्टेंस है हर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की वो हमारी इक्विवेलेंट वो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इक्वल होगी।
क्या कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है वो तो देगी हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो हमारी ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के इक्वल हो गई। पर अगर हम 4 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो वो हो गई हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। पर 4 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमारे 4 ऐसे क्यूब बन जाएंगे जिनकी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, और हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब इन चारों की अलग अलग होगी। तो यहाँ से क्या बोला हमने कि जो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो 4 टाइम्स हो जाएगी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, क्योंकि हमारी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी थी वो हम 4 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहे थे, तो वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे देगा। पर हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी। इसके अंदर 4 ऐसे क्यूब बनेंगे तो 4 क्यूब्स की जो होगी वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी। तो हमारी जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो 1/4 हो जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के। ठीक है, तो अगर हम मान ले जनरलाइज करने के लिए इस केस को, अगर हम सॉल्यूशन की वी वॉल्यूम मान ली, वी वॉल्यूम हमारी 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है सॉल्यूशन की वी वॉल्यूम के अंदर, तो हमारी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो अगर हम 4 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले रहे थे तो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 4 टाइम्स हो रही थी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का। तो यहाँ पे अगर हम 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले लेंगे तो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की v टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी जो है ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको हम ऐसे इक्विवेलेंट इससे डिनोट करते हैं, और इसकी ये 4 टाइम्स मतलब v टाइम्स हो जाएगी। यहाँ पे वॉल्यूम हमने v ले रखी है और किसकी, हमारी कप्पा, ये हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, ये हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। इसके ये फॉर्मूला आ गया यहाँ से क्या कि हमारी इक्विवेलेंट ये किसके इक्वल आ जाएगी, कप्पा कप्पा v इंटू में v के इक्वल। ठीक है, अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम बता रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि उसके अंदर 1 लीटर के अंदर c ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। तो c ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट है, मतलब वो हमारे 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमारे c ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है। तो 1000 सेंट, तो वॉल्यूम क्या होगी, अब उसकी वॉल्यूम हो जाएगी हमारी 1000/c, ये हो गई हमारी वॉल्यूम। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम v की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको हम c की टर्म्स में लिख लेंगे, फिर कप्पा को इंटू 1000/c इक्विवेलेंट हो गई ये। और c इक्विवेलेंट है, इसको हम इसकी नॉर्मेलिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी नॉर्मेलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम इंटू 1000 होती है। तो यहाँ से अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट 1 ले रहे हैं इंटू 1000/n, तो हमारी जो वॉल्यूम है फिर वो उसकी जगह पे हम c इक्विवेलेंट की जगह नॉर्मेलिटी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे b वॉल्यूम है सॉल्यूशन की सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, जिसके अंदर हमारे 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, और c हमारी कंसंट्रेशन है, c कंसंट्रेशन हमने लिए ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से फिर अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो k इंटू वी है। अब हमारी कप्पा है उसकी यूनिट हमने कैलकुलेट की थी, वो क्या आई थी हमारी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और फिर हमने क्या किया था यहाँ पे, और क्या ले रहे हैं हम, इसके वॉल्यूम ले रहे हैं, तो वॉल्यूम हमारी कितनी है, v वॉल्यूम सॉल्यूशन की सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, जिसके अंदर पर ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें हम यहाँ पे, तो सेंटीमीटर क्यूब बाई ग्राम इक्विवेलेंट कि 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हमारी पर ग्राम इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे पर ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे। तो यहाँ से यूनिट आ जाएगी हमारी, मिनट रुको, ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं था, ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब बाई ग्राम इक्विवेलेंट, ये वॉल्यूम की यूनिट है और ये हमारी कप्पा की यूनिट है। तो यहाँ से हमारी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स की जगह हम साइमन भी लिख सकते हैं। और सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहे हैं हम सीजीएल यूनिट्स के अंदर, और अगर एसआई यूनिट्स की बात करें, एसआई सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हम मीटर ले लेंगे। ठीक है, ये बात हो गई हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट जो है
वो है हमारी मोलर कंडक्टिविटी। अब अगर हम मोलर कंडक्टिविटी, जैसे हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिफाइन की थी वैसे हम मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करेंगे। उस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे थे और यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल ले लेंगे। इतना ही डिफरेंस है बस, कि मोलर कंडक्टिविटी क्या लेना है हमें, वैसे ही इलेक्ट्रोड्स लेनी है 1 सेंटीमीटर अपार्ट लेनी है, फिर उनका एरिया इतना ज़्यादा लेना है कि सारा सॉल्यूशन उनके बीच में आ जाए। फिर हमें क्या करना है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व करना है 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर। अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व होके वो जितने आयंस प्रोड्यूस करेगा उन आयंस की कंडक्टेंस ही हमारी मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लेते और फिर वो आयंस प्रोड्यूस करता तो उन आयंस की कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाती। और यहाँ पे अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो उसके जो आयंस बनेंगे उसकी कंडक्टेंस हमारी मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। उसको हमने कप्पा कप्पा EQ से डिनोट किया था और इसको हम डिनोट करेंगे हमारी कप्पा नहीं, कैप EQ से डिनोट किया था, इसको हम कैप M से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी आगे रिलेशंस की। तो मोलर कंडक्टिविटी का यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या आ गया भाई, ये आ गया हमारी कप्पा V इंटू में V। अब यहाँ से जैसे हमने वहाँ पे लिखा था वैसे ही हम यहाँ पे इसको 1000/C लिख सकते हैं वॉल्यूम को। और अगर यहाँ पे इस केस में हम 1 मोल की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे हमारी नॉर्मेलिटी आई थी तो यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगी हमारी मोलैरिटी, तो इन 2000/मोलैरिटी, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन है ये हमारी मोल्स की टर्म्स में है। ठीक है, कि हमारी V वॉल्यूम है उसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है और C मोलर कंसंट्रेशन है। मोलर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर्स की टर्म में है ये, तो 1 पर लीटर की टर्म में मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, इसीलिए इसको हमने 1000/C लिखा है। फिर हमारी कंसंट्रेशन यहाँ पे हम मोलैरिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे उसको। फिर हम बात करें इसकी यूनिट्स की, तो यूनिट क्या आएगी, अब इसकी यूनिट क्या था, हमारे पास कप्पा था, यहाँ पे कप्पा की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और फिर इधर क्या थी हमारी वॉल्यूम थी, या फिर हम मोलैरिटी ले सकते हैं इस केस में। तो इसके नीचे हम मोलैरिटी की बात कर लेंगे तो मोलैरिटी की यूनिट होगी हमारी मोल इनवर्स की बात कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, या फिर हम वॉल्यूम की अगर बात कर रहे हैं तो हम वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम क्या होगी हमारी सेंटीमीटर क्यूब/मोल। वहाँ पे हम ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे मोल की बात करेंगे तो हमारी जो यूनिट आ जाएगी यहाँ से आ जाएगी ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, क्योंकि ये हमारी मोल वॉल्यूम की यूनिट है। वॉल्यूम हम ले रहे हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वहाँ पे पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ली थी, यहाँ पे पर मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ली है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद करने, एक बार समराइज कर लेते हैं सारे फॉर्मूलाज को। स्टार्टिंग से हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था कि हमारा रेजिस्टेंस क्या आया था E/I, फिर हमारी कंडक्टेंस जिसको हम G से डिनोट कर रहे थे वो होती है हमारी 1/R, फिर हमारा रेजिस्टेंस क्या आया था यहाँ पे R = ρL/A, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर आया था, और रो हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया था। फिर यहाँ से हमारा रो क्या हो गया था RA/L। अब हमें पता है कि हमारा कप्पा क्या होता है, कप्पा होता है हमारा 1/रो। अब कप्पा 1/रो होता है तो यहाँ से हम रो की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से R की वैल्यू निकाल के उसको इस इक्वेशन के अंदर पुट की थी हमने। तो यहाँ से हमारा क्या आया था, यहाँ से आया था हमारा कि 1/G = 1/कप्पा इंटू L/A। 1/G को हम लिख सकते हैं यहाँ से, फिर हम कप्पा की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो हमारी कप्पा की वैल्यू वहाँ से क्या आई थी कि हमारी कप्पा की वैल्यू आ गई थी वहाँ से G × L/A, और L/A को हमने लिखा था सेल कांस्टेंट G × G* की टर्म में। ये कप्पा होती है हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। फिर हमने बात की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी की। उस केस में हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है कि V × V,
या फिर इसको हम कंसंट्रेशन की टर्म में लिखेंगे तो कप्पा सी इंटू 1000/c, या फिर नॉर्मेलिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं इसको, तो सी की जगह एन आ जाएगा। और अगर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो वो आई थी हमारी कप्पा एम इंटू वी, कप्पा एम इंटू वी, सॉरी कप्पा वी इंटू वी, कप्पा वी इंटू वी। और यहाँ से अगर हम कंसंट्रेशन की टर्म्स में लेके चलेंगे तो ये कप्पा सी इंटू 1000/c, और यहाँ पे कंसंट्रेशन की अगर हम नंबर ऑफ मोल्स लेके चल रहे हैं तो इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे मोलैरिटी ले सकते हैं, और इस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में यहाँ पे नॉर्मेलिटी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी की। अगर आपको इन सब के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।